हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपने थंबनेल पे देख चुके होंगे कि हम किस विषय में बात करेंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की। एसएससी सीपीओ यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है एसएससी सीपीओ की। इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। क्या इसमें पोस्ट्स हैं, क्या इसके अंदर आपको सेवा करने का कहाँ पर मौका मिलेगा, इसकी सैलरीज कितनी है, क्या क्या इसमें हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हर पहलू पर बात करेंगे। साथ ही ये जो वैकेंसी आई है ये एसएससी सीपीओ में एसआई की वैकेंसी है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है ये? सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, और जो कि एक बहुत अच्छी जॉब है अगर जॉब के मामले में देखा जाए। साथियों, ये एक अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल है यानी कि अर्धसैनिक जो बल होते हैं ना हमारे पास है, उसके लिए क्या है, यहाँ पर सब जो सब इंस्पेक्टर है इसे बनने का डायरेक्टली मौका है आपके पास। जो एसएससी है हमारे पास एक बोर्ड है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और अर्धसैनिक बल में जो नौकरी लेने का है, केवल 3 तरीके से आप नौकरी ले सकते हो। नंबर 1 की बात करूँगा जो एसएससी जीडी के नाम से आती है। एसएससी जीडी जो कि एक जो सिपाही होते हैं ना उनकी बात है। सिपाही जो होते हैं हमारे पास, सिपाही की बात है, तो ये कौन सी होगी? एसएससी जीडी की बात है, यानी कि 10th पेज पे जो आती है। उसके बाद अगर बात करूँ दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? सीपीओ है, जहाँ से क्या बनते हैं आप? डायरेक्टली एसआई बनते हो, सब इंस्पेक्टर यहाँ से बनते हो। और तीसरा ऑप्शन जो होता है हमारे पास, जो एक निकालती है सीएपीएफ। सीएपीएफ ये निकालता है आपका यूपीएससी। ये निकालता है कौन? यूपीएससी। ये दोनों की दोनों जो पोस्ट निकालती है कौन है? एसएससी जो बोर्ड है आपका, ये वाली वैकेंसी निकालती है। अब बात करेंगे सीपीओ की। साथियों, जो सीपीओ है इसके अंदर आपकी 6 तरीके की पोस्ट है। सीपीओ के अंदर कितनी पोस्ट है? 6। कौन कौन सी है? तो देखो, 5 तो हमारे अर्धसैनिक बल की है और एक जो ऐड हो जाएगी इसमें दिल्ली पुलिस में हो जाएगी। तो दिल्ली पुलिस में 2012 तक थोड़ी सी अलग वैकेंसी निकलती थी, लेकिन 2012 के बाद इसे कंबाइन कर दिया गया तो दिल्ली पुलिस हो जाएगी। अगर मैं अर्धसैनिक बल की बात करूं तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज कौन कौन सी है? तो इसमें जैसे सीआईएसएफ हो जाएगा आपके पास, सीआरपीएफ हो जाएगा, बीएसएफ हो जाएगा, ठीक है, एसएसबी हो जाएगा और आईटीबीपी हो जाएगा। आईटीबीपी यानी कि इन 5 पोस्ट और प्लस के आपको दिल्ली जो पुलिस है, इन 6 के अंदर आप क्या बन सकते हो? डायरेक्टली एसआई बन सकते हो सीपीओ के द्वारा। ठीक है, तो सीपीओ एक इतनी तो चीज़ समझ में आई होगी कि ये किस चीज़ का फॉर्म है। तो हमारे पास अर्धसैनिक बल है और जो दिल्ली पुलिस है, इसके अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है दरोगा की, एसआई की, तो यहाँ से किससे भरे जाएंगे? एसएससी सीपीओ के द्वारा यहाँ से पद भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इस बार जो पद आए हैं, रिक्तियाँ है, तो पदों की बात करूँ तो 4300 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी एक मानी जाती है। 4300 जो पोस्ट है एक बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर इसमें आई हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले कि इससे पहले कितनी वैकेंसी आई थी और इस बार कितनी थी। देखो साथियों, इस बार कई सालों के बाद इतनी वैकेंसी देखने को मिली। 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 में लगभग 2726 पद आपके इसमें थे। उसके बाद 2020 की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर 1500 पद आपके थे। और 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी कोरोना काल में, तो 2022 में ये आई है। तो 1 साल गैप होने के बाद वैकेंसी कितनी हुई है? तो 4300 वैकेंसी आपकी है। ठीक है, तो 4300 इसमें पद है। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं कि इसमें एग्ज़ाम क्या क्या होते हैं, तो इसमें 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट बार और सेकंड। जो इसमें मेन रोल प्ले करता है वो आपका इंग्लिश करता है, अंग्रेजी विषय करता है। इसके कुछ फिजिकल भी होते हैं, कुछ सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो जो स्टार्टिंग है एक 35,400 से लेकर और जो लास्ट है 1,12,000 तक इसकी सैलरी चली जाती है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगी वो तो अलग बात है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। आपकी पहली सैलरी आपको जो मिलेगी 35,400 से स्टार्टिंग इसमें मिलेगी। अब बात करता हूँ ये पोस्ट, अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर? ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट होना क्या है? अनिवार्य है। ग्रेजुएट यानी कि कोई भी डिप्लोमा नहीं चलेगा, ग्रेजुएट होनी चाहिए। आपने चाहे बीए करी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 3 साल, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन इसमें ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशन में क्या चलेगा? आपका ग्रेजुएशन चलेगा, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। तो क्वालिफिकेशन हो गई। अगर मैं बात करूँ साथियों एज फैक्टर की,
यानी कि एज कितनी चाहिएगी इसमें, तो हमारे पास जो एज है वो है 20 से लेकर 25 वर्ष है, 20 से लेकर 25 वर्ष, यानी कि ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी की है वो कितने 20 से लेकर 25 वर्ष है। ये किसकी है, आपके पास जो अनरिजर्व है जनरल कैटेगरी है उनकी बात है। अगर मैं साथ ही ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी को आरक्षण कितने ईयर का है, 3 ईयर का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 वर्ष। ओबीसी कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। और अगर मैं एससी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एससी एसटी प्लस 5 कर दीजिएगा तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30 वर्ष। तो जनरल कैटेगरी 20 से लेकर 25 वर्ष तक, ओबीसी के लिए कितने 28 वर्ष और एससी के लिए कितना है साथियों यहाँ पर 30 है। और इसमें एक ही चीज़ हो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ अगर कोई विभाग में कोई व्यक्ति है जो भी सर्विस में ही है, अगर सर्विस की बात करूं मैं तो सर्विस में 5 साल और जोड़ दीजिएगा, यानी कि डिपार्टमेंट अगर कैंडिडेट की बात करूं जो डिपार्टमेंट में है ऑलरेडी तो इसमें 5 वर्ष और ऐड कर दीजिएगा। यानी कि जो जनरल में है कितनी है, जनरल की अभी 25 है तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम एज 30 वर्ष। ओबीसी की कितनी हो जाएगी साथियों, तो 33 हो जाएगी। और अगर मैं एससी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमें पे 35 हो जाएगी। यानी कि अगर डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति है और वहीं पे क्या कर रहा है अपना फॉर्म भर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में होने की एक शर्त और भी है कि 3 ईयर से कम सर्विस करते हो चुके होंगे, यानी कि सेवा देते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, वैसे 3 वर्ष कम से कम इन्हें कंप्लीट कर लिए होंगे, उसके बाद आपको इतनी एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूँ, ग्रेजुएशन हो गया, एज लिमिट की हमने बात कर ली, वैकेंसी की बात कर ली, कितनी वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, यानी कि एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कितने चरण में होता है, तो एग्ज़ाम 2 बार होता है। एक तो होता है टेयर फर्स्ट के नाम से, यानी कि आपको कहूँ कि एग्ज़ाम फर्स्ट या पेपर फर्स्ट की बात करूँ, टेयर फर्स्ट, टेयर का मतलब है कि पेपर पहला पेपर है और एक दूसरा पेपर है। ठीक है, एक पहला पेपर है, कौन सा दूसरा पेपर है, तो दोनों के दोनों 200-200 नंबर के आते हैं, 200 ही क्वेश्चन आते हैं। अब बात करूँ जो टेयर फर्स्ट है, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या आता है आपका फिजिकल भी होता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है फिजिकल। यानी कि टेयर फर्स्ट जब पहला एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद ही आपका टेयर 2 होगा, और टेयर 2 होने के बाद आपका क्या होगा यहाँ पर मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। ठीक है, क्या होगा साथ यहाँ पर मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो मेडिकल के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिर आपके फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका एक एग्जाम होगा, प्री एग्जाम मान लीजिएगा, उसके बाद एक थोड़ा फिजिकल है, फिजिकल के बाद आपका टेयर 2 यानी कि सेकंड पेपर है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद DVPST होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका जॉब हो जाएगा फाइनली। अब बात करते हैं जो टेयर फर्स्ट है, यानी कि जो पहला पेपर है, इसके अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले बात करें मैथ की, दूसरा हो जाएगा आपके इसके अंदर रीजनिंग की। ठीक है, तीसरे की बात करूँ GS की, और जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इंग्लिश है। तो टेयर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, इनकी जो पहला एग्जाम है इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश है। सबके सब में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, सबके सब में कितने हो जाएंगे 50-50 क्वेश्चन हैं, यानी कि 200 आपके पास क्वेश्चन है, और मार्क कितने नंबरों के हैं ये, तो 200 नंबर के आपके पास पेपर होगा। ठीक है इन सभी को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि समय कितना है, तो समय है 2 घंटे का। क्वेश्चन कितने हैं, 200 क्वेश्चन है। नंबर कितने हैं, तो नंबर भी कितने हो जाएंगे, 200 नंबर के पेपर है। साथियों अगर मैं बात करूँ इसमें जो थोड़ा सा इंग्लिश है, जिसने भी किसी ने इंग्लिश बहुत अच्छे से कर ली होगी तो वो बहुत आराम से वैकेंसी में को हैंडल कर पाएगा इसमें, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और GS आप किसी भी एग्जाम का अगर पढ़ रहे हो, इवन यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ सेम रहेगी, इतना कोई भारी नहीं आती है। तीनों चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें बहुत नॉर्मल आती है, इनकी मैथ, रीजनिंग और GK ये बहुत, अगर एक लो लेवल भी है, मतलब किसी का ग्रुप D भी अगर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें जो भी पढ़ोगे सब चीज़ आपको वही मिल जाएगी। लेकिन इस एग्जाम में जो मेन रोल प्ले करता है वो आपका क्या सब्जेक्ट है साथियों, इंग्लिश है। तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़नी ज़रूरी है। दूसरी बात है आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो जो ये फर्स्ट एग्ज़ाम है ये आपके नवंबर में होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा साथियों,
नवंबर में होगा। ठीक है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा जो भी फॉर्म को भरेगा। अगस्त चला हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, 2-2.5 महीने आपके पास है, तो नवंबर में कभी भी हो सकता है, कोई डेट फिक्स नहीं है। तो क्या क्या सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन है, 200 ही नंबर के, टेयर फर्स्ट की बात है। उसके बाद फिजिकल होगा, अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। अब फिजिकल की थोड़ी देर में बात करें कि फिजिकल में क्या होगा। अब बात कर लेते हैं टेयर 2 की। टेयर 2 में क्या होगा, आपके पास केवल ओनली इंग्लिश आएगी। अगर मैं टेयर 2 की बात करूं तो इसके अंदर यानी कि जो सेकंड पेपर जो आपका होगा इसके अंदर, तो इसमें ओनली क्या आएगी आपके पास, केवल इंग्लिश आएगी। ठीक है, केवल और केवल क्या होगी, यहाँ पे इंग्लिश होगी। और इंग्लिश के आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, सेम पैटर्न है, 200 ही नंबर की होंगे, 200 नंबर। और कितना समय है, तो 2 घंटे का समय है। यानी कि आपको दोनों पेपर में अगर मिला के देखा जाए तो जो इंग्लिश है हमारे पास 50 और 200 कितनी हो जाएगी, 250 नंबर की आपकी इंग्लिश है। 250 नंबर की क्या है साथियों, आपके पास इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि इंग्लिश का जिसकी अच्छी पकड़ है, जो अच्छे से कर पाएगा, वो आराम से वैकेंसी में ले पाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फाइनल मेरिट की, देखो सबसे जो ऊपर मेरिट जाती है, सबसे अगर ऊपर हाई मेरिट की अगर मैं बात करूं तो हाई जो मेरिट होगी वो दिल्ली पुलिस में होगी। दिल्ली पुलिस में समथिंग कितनी होती है, लगभग मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 340 के आसपास थी जनरल की। 400 में से 340 किसकी थी, ये जर्नल की थी। और बात करूँ जो सबसे लो मेरिट रहती है, जो सबसे कम मेरिट रहती होती है आपकी CRPF की, CRPF की रहती है। और इसकी मेरिट समथिंग कितनी थी, 250 के आसपास मेरिट थी। ठीक है, और 2019 में और भी कम थी, क्योंकि 2019 में वैकेंसी ज़्यादा थी, 2700 थी। तो यहाँ पर ये थी मेरे ख्याल से 213, और ये थी यहाँ पे कितनी, 212-13 के आसपास है, ये थी 225 के आसपास है। तो यानी कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो 250 नंबर, और अगर आपको दिल्ली पुलिस वाली चाहिएगी तो 300 प्लस नंबर आपको ज़रूरी है इस वैकेंसी में लाने के लिए। ठीक है, आपको ये सब की सब में देखो, मैथ रीजनिंग तो सबकी नॉर्मली जिसने भी तैयारी की हुई है किसी भी एग्जाम की तो वो कवर कर लेगा, लेकिन इंग्लिश का बहुत अच्छे से अभी 3-4 महीने हैं, बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे भी काम आएगी। प्लस ये जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका एग्ज़ाम होगा लगभग मई जून के आसपास में, तो इसमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पकड़ करिएगा, और नौकरी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात करूँ साथियों कि यहाँ पे जो फिजिकल होता है, फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिएगा। ठीक है, फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिएगा, तो इतनी चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, क्या क्या इसकी मेरिट जा सकती है, तो वो सब चीज़ हमने देख ली है। अब बात करता हूँ जो PST होगा एंड ET, तो ये वाला यानी कि एक में तो आपका केवल जो शारीरिक मापदंड है, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, कि ये चीज़ है, और एक में आपको रेस कितनी होगी, हर चीज़ वो बताएगा। ठीक है, तो अगर साथियों मैं बात करूँ सबसे पहले PST की, यानी कि इसमें जो हाइट कितनी होगी, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइट की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाइट की, और हाइट में अगर बात करूँ मैं मेल कैंडिडेट की, और यहाँ पे हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर मैं मेल की बात करूँ, जो मेरे पास मेल की जो हाइट है वो कितनी चाहिए कि 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और जो फीमेल है इनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर। फीमेल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी साथियों, 157 सेंटीमीटर। तो लंबाई की अगर बात करूं तो मेल को कितनी चाहिए कि 5 फुट 7.5 इंच के आसपास ये बैठेगी मेरे ख्याल से, तो कितने आ जाएगा, 5-8 के आसपास बैठेगी, तो 170 सेंटीमीटर। और फीमेल की कितनी होगी, 157 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं यहीं पर जो मेरे पास क्या होते हैं, जो होते हैं ना ये हिल एरिया में रहते हैं, यानी कि पहाड़ी एरिया की अगर मैं बात करूं, हिल एरिया की, हिल एरिया में थोड़ी सी हाइट की छूट मिल रही है, वो कितनी है, 165 सेंटीमीटर। पुरुषों की कितनी है, 165 सेंटीमीटर। और महिलाओं की बात करूँ तो 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हिल एरिया की। अगर मैं बात करूँ किसकी, जो ST वाले हैं, SC को कोई छूट नहीं है, केवल ST को छूट है। ST को जो पुरुषों में हाइट चाहिएगी वो 162 सेंटीमीटर चाहिएगी, 162 सेंटीमीटर चाहिएगी। जबकि अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 154 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल की हाइट है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं चेस्ट की, अगर मैं बात करूं साथियों चेस्ट की, तो जो पुरुषों की जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा हुआ है, जबकि महिलाओं की ये कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का चीज़ें कवर हो चुकी होगी। अगर मैं मेल की बात करूँ, मेल की हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट कितनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर मैं हिल एरिया यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनकी हाइट की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर, और जो महिलाएं हैं इनकी कितनी 155 सेंटीमीटर। अगर एसटी की मैं बात करूं तो 162.5 सेंटीमीटर किसकी हो जाएगी हमारे पास पुरुषों की, और महिलाओं की कितनी है भाई यहाँ पे 154 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल आपके पास कितनी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाव के बाद कितनी हो जानी चाहिए साथियों 85 सेंटीमीटर। ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरी होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि इसके फिजिकल में क्या क्या होता है, और फिजिकल का जो टाइमिंग है महिला और पुरुषों की, मैं दोनों की मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात करें कि इसमें रनिंग कितनी होती है, तो रनिंग का 2 तरीके से होता है। नंबर 1 जो रेस होगी आपके पास 100 मीटर की होगी। कितनी होगी साथियों 100 मीटर की। तो पुरुषों को जो 100 मीटर करना है वो 16 सेकंड के अंदर करना है। कितने सेकंड में 16 सेकंड में, ठीक है। और महिलाओं को ये जो रेस करनी है वो कितने में करनी है 18 सेकंड में बात, ठीक है। यानी कि पुरुषों को जो 100 मीटर भागना है स्पीड से वो 16 सेकंड में करना है, और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो कितने में हो जाएगा 18 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पुरुषों की जो रेस होगी वो होगी 1600 मीटर। कितनी होगी साथियों 1600 मीटर। 1 किलोमीटर 600 मीटर की बात होगी, 1600 मीटर की बात होगी। ये पुरुषों को जो करनी पड़ेगी 6.5 मिनट में, यानी कि 6.5 मिनट में। कितने में साथियों 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को 800 मीटर भागना है। कितने मीटर 800 मीटर, और जो 800 मीटर की रनिंग करनी है इन्हें 4 मिनट में करनी है। कितने मिनट में साथियों 4 मिनट में, ठीक है। तो पुरुषों की जो रेस है 100 मीटर की वो 16 सेकंड में, महिलाओं की जो है 18 सेकंड में। फिर पुरुषों को 1600 मीटर जाना है 6.5 मिनट में, और महिलाओं को कितना जाना है 800 मीटर केवल 4 मिनट में, ठीक है। और भी इसके बाद फिजिकल में क्या क्या है उसे देख लेते हैं। तो हाई जंप की बात है, इसमें क्या है हाई जंप, हाई जंप यानी कि जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद पुरुषों के लिए कितनी है 3.65 3.65 फीट क्या होगी मीटर में होगी। कितनी होगी मीटर में, ठीक है। यानी कि अगर हाई 1 मिनट लॉन्ग जंप है, सॉरी लॉन्ग जंप कर लीजिएगा, हाई जंप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लंबी कूद है लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो 3.65 मीटर हो जाएगा, यानी समथिंग कितना हो जाएगा ये, तो 12 फीट के आसपास की ये बात बैठेगी। कितने फीट 12 फीट है। अगर फीट में देखोगे तो लगभग कितना 12 फीट है। और महिलाओं की जो लंबी कूद है वो कितने 2.7 मीटर, 2.7 मीटर, ठीक है। देखो अगर मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें फिट में कन्वर्ट करना है, तो 3.28 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मीटर फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 2.7 की 3.28 की गुना कर लीजिएगा तो फिट में यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लॉन्ग जंप की अगर बात करूँ तो पुरुषों की लगभग कितनी है हमारे पास यहाँ पर 12 फीट है, और महिलाओं की आसपास कितनी बैठेगी 8 8.5 फीट के आसपास ये बैठेगी। अगर मैं हाई जंप की बात करूं यानी कि ऊंची कूद की मैं बात करूं तो जो पुरुषों की जो ऊंची कूद है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, यानी कि 4 फीट के समथिंग, 4 फीट से थोड़ा सा कम बैठेगी, 4.25 के आसपास है। तो 4 फीट के आसपास पुरुषों की है, और महिलाओं की जो है 0.9 मीटर है, 0.9 मीटर, यानी कि 3 फीट के आसपास इनकी महिलाओं की है। तो हो गई हाई जंप की। उसके बाद क्या होता है पुरुषों के लिए आपको एक गोला फेंकना होता है। एक गोला होगा, एक आपने देखा होगा आप स्कूल टाइम में भी एक गोला फेंकने वाला होता है ना वो, तो गोला फेंकना होगा लगभग 15 मीटर के आसपास है। तो अगर मैं एक बात करूँ एक शॉट फेंकना होगा, गोला फेंकना होगा, ये 4.5 मीटर, कितने मीटर 4.5 मीटर केवल पुरुषों के लिए है, यानी कि लगभग 15 फीट के आसपास। और महिलाओं के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो महिला की हमने हाइट की बात कर ली, फिजिकल की बात कर ली।
फिजिकल में ये सब चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब साथियों आगे थोड़ा सा मेडिकल की, कि मेडिकल में क्या इसके मेडिकल में दे के रखा है। तो मेडिकल में मुख्यतः 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। एक केवल आई जो आंखों से जो कांटेक्ट है उसके बाद, ठीक है। आपका जो कलर विजन होना चाहिए 6/9 हो जाना चाहिए, यानी कि इतनी देर में आपको स्पष्ट दूर से सही दिखाई देना चाहिए विदाउट ग्लेस। यानी कि अगर मैं ग्लास को हटा दूं, चश्मे को हटा दूं, तो कितनी आपकी नज़रें होनी चाहिए 6/9 हो जानी चाहिए। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पर अपना टेस्ट करा लीजिएगा। अदरवाइज आपकी अगर ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, तो लेंसेज जो होती है ना, एक आंखों के लिए एक ऑपरेशन होता है बहुत छोटा सा, वो करवा लीजिएगा। वहाँ पे आपके जो लेंस होते हैं वो आंखों के अंदर ही लग जाते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं। हर वैकेंसी में ये चीज़ें अलाउ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर जो ब्राइटनेस है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक कि इसमें केवल इतनी ही चीज़ें थी जो बतानी थी। मुझे लगता था कि आपको शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने साथियों तक भी चैनल को ज़रूर पहुँचाए। और हम पैट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 15 अगस्त आने वाला है। तो इसी से हम कंटिन्यूसली आपकी डेली वीडियो आपकी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अदरवाइज अभी भी क्लास इसमें चली हुई है, इकोनॉमिक्स आपके पास जीएस की चली हुई है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, पहले ही ऑलरेडी होकर रखी है। और क्या करना है, इसमें मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। और अदर भी डिटेल जो भी फॉर्म के संबंधित जो भी वैकेंसी आएगी या किसी भी प्रकार की, अगर मैं पेपर के एनालाइज की बात करूँ, तो वो सब के सब आपको इसी चैनल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा अब से, ठीक है। ओके, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।